जी सर, हो गई है। ओके जी, थैंक्स। और साथ में मैंने रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर दी है, ठीक है। जी सर। अच्छा, आज जो हम देखेंगे वो है कि एबिलिटीज़ हैं क्या, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से जो है मैनेज करना चाहिए इन एबिलिटीज़ को for controlling the diversification, not only on the ability basis, on diversification in any form, how could the organization could manage these things, ठीक है। तो हम इसी पे शुरू करेंगे और इसी के से आगे जो है हम फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। तो एबिलिटी जो है इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन द जॉब, ठीक है, ये है आपकी एबिलिटी। हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को ऑलरेडी डिटेल में जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें से आपने कोई बात पूछनी है तो आप कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर आपने कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस किया था। इस पे अंडरस्टैंडिंग सभी की क्लियर है? बंद कर दीजिए। जी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर कोई आप बात करना चाह रहे हैं तो बताएं। अच्छा, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। अच्छा, आप कोशिश किया करें थोड़ा इंटरेक्शन रखें। इंटरेक्शन रखने से हमें मामलात समझने में आसानी होगी, ठीक है जी। तो आप अगर प्लीज़ ये बता सकें कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तक तो किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, या हमें पता है कि हमने कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमें पता है कि हम अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो बेसिकली हम जिस सर्टेन एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उसी के ऊपर हमें काम करना है। वेरी सिंपल है, ठीक है। अब अगर आप अपना जो है न्यूमेरिकल रीजनिंग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सर्टेन वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ करेंगे तो वो आपका केस सिनेरियो उसी तरह का होगा कि उससे जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो इवेंचुअली आपका लेवल जो है हायर होता जाएगा। पहले आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप उस सिनेरियो को सॉल्व कर सकें। जब आप सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं तो आपका लेवल बहुत अप हो चुका होता है, ठीक है। यानी बेसिकली आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो चीज़। तो ये यहाँ तक जी क्लियर है। मसलन उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जो है एज अ प्लांट मैनेजर काम करना चाह रहे हैं या एज अ आप अकाउंट में काम करना चाह रहे हैं तो आप जो शेल की शेल गैट के नाम से वेबसाइट्स अवेलेबल है, ठीक है, वो आप यूज़ करें। वहाँ पे आपको ये डाटा अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं और जिससे आपकी ये एबिलिटीज़ जो है इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं सर कौन जिसमें सी आप। वेबसाइट है सर? जी क्या कह रहे हैं? सर वेबसाइट कौन सी बताई आपने? शेयर SHEABLE गेट। है। मैं आपको उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, उसमें से अब ये एक चीज़ ज़हन में रखें, उसमें बाज़ वेबसाइट्स आपको शायद पेड हों, बाज़ अनपेड हों। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अनपेड की एक्सेस आपको भेज सकूँ।
अगर अनपेड ठीक है की सर। एक्सेस आपको भेज दी ठीक है, अदरवाइज वो दे माइट आस्क कि आप पेड आपको एक्सेस होगी, ठीक है। बेसिकली ये है इस तरह कि जितनी कंपनीज हैं दुनिया की, उन्होंने ये हायरिंग ये डाटा लिया होता है, ठीक है, और जब वो हायरिंग करती हैं तो वो आपको ये टेस्ट आपसे कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। और जब वो टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं उसी के बेसिस के ऊपर वो एनालिसिस करते हैं कि हमने इनको हायर करना है कि नहीं करना। तो ये टेस्ट इसीलिए मोस्टली ये पेड है, ठीक है, और वो एक्चुअली कंपनी ने पेड किए होते हैं, वो आपको लिंक सेंड करते हैं, ये वर्कआउट इस तरह हो रहा है, ठीक है। लेकिन सम वेबसाइट जो हैं वो आपकी अनपेड होंगी और वहां से आप उस स्किल को जो है, इसमें से जो भी आप स्किल इंप्रूव करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वो कोई अवेलेबल बने तो मैं आपको सेंड करूं, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें और इवेंचुअली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इस पे काम कर सकेंगे, ठीक है। जी सर ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा, अभी हम जो इसके साथ में देखेंगे कि फिजिकल एबिलिटीज़ क्या हैं। बेसिकली आज के टॉपिक में हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, और उसके साथ हम ये देखेंगे कि मैनेजर्स पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि मैनेजर्स जो हैं वो अपने तौर पे क्या वो रोल जो है कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ये इसमें ये हमें ख्याल रखना है कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी की सारी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती, ठीक है। इसमें लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और कुछ इम्प्लीमेंट होंगी। एज अ मैनेजर जो है, जैसे आप लोग एज अ मैनेजर जाएंगे जॉब करेंगे तो आपका ये काम है कि जो रोल आपके हैं, ठीक है, जो मैं आपको भी आपसे डिस्कस करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो आप अपने जो है आप उनको अप्लाई करें, ठीक है। आप यानी जो आपकी ऑन इट्स ओन एफर्ट है वो आप अपनी पुट इन करते रहें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इवेंचुअली कर लेगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सम कर रही हैं सम नहीं कर रही, ये मैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में शायद ये मामला बहुत गंभीर हो, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जिससे डरती हैं, इसको हम फर्दर जब डिस्कस करेंगे देखेंगे। लेकिन मैनेजर्स लेवल के ऊपर भी ये गंभीर हो सकता है, लेकिन उसको आप किस तरीके से टैकल करते हैं इसको भी हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक की तरफ हम अभी मूव करते हैं कि फिजिकल एबिलिटीज बेसिकली किस तरीके से काम करती हैं और वो हैं क्या, ठीक है। तो फिजिकल एबिलिटी बेसिकली ये है, इसमें आपकी जीएमए इम्पैक्ट करेगी जी, जो आपकी जनरल मेंटल हेल्थ की एबिलिटी है वो डेफिनेटली इसमें मैटर करेगी, ठीक है। उसमें किसी किस्म की कोई दूसरी बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस एबिलिटी में आप अगर आपकी मेंटल एबिलिटी ठीक है तो आपकी फिजिकल एबिलिटी उसके साथ ही लिंक करेगी, और वो किस लेवल की लिंक करेगी वो आपकी होगी प्योरली फिजिकल एबिलिटी, ठीक है। तो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो प्योर फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर ही आज हम थोड़ा फोकस करेंगे, उसी के ऊपर जी बात करेंगे। डेफिनेशन उन्होंने लिखी है, कैपेसिटी टू डू टास्क डिमांडिंग स्टेमिना, डेक्स्ट्री, स्ट्रेंथ एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। आपकी जो ये बेसिक 9 हैं हमारी फिजिकल एबिलिटीज टोटल, जिनको हम देखते हैं इन एनी ह्यूमन बीइंग। तो इन सबको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जो आपका डेक्स्ट्रेटरी है, आई माइट नॉट प्रोनाउंस इट रियली वेल, बट इट मीन्स कि आपकी जो दिमाग आपके जिस्म को कमांड दे रहा है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये सारी एबिलिटीज को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम टोटल जो 9 बेसिक फिजिकल एबिलिटीज हैं उनमें जो सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि डायनामिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो आपके अगर हम स्ट्रेंथ फैक्टर में यहाँ पे जो मेंशन भी किए गए हैं, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ फैक्टर में आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ है, आपकी ट्रेंथ स्ट्रेंथ है, आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ है, आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है,
ठीक है। इसी तरह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर में आपकी एक्सटेंड है फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अदर फैक्टर्स में आपका स्टेमिना है, बैलेंस है और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ये टोटल में ये 9 बनेगी। ठीक है, इनकी 3 ये मेन हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ फैक्टर क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ फैक्टर में जो सबसे पहले मेंशन किया गया है जी, वो किया गया है डायनामिक स्ट्रेंथ को। बेसिकली एबिलिटी टू एक्सर्ट मसल्स पर रैपिडली और कॉन्टिन्यूसली ओवर द टाइम। ठीक है, कि आपने कोई काम करने के लिए आप जो अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, ये आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं यहाँ पे करना चाह रहा, मैं सिंपल आपको डेफिनेशंस के ऊपर ही रख के बात को आगे लेके चला जाऊंगा। ठीक है जी सर। नेक्स्ट में है, हमने देखना है कि हमारी ट्रंक स्ट्रेंथ क्या है। वो आपकी है कि आप अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ को अपने एब्डोमिनल को यूज करते हुए किस तरह यूज कर सकते हैं, ये आपकी ट्रंक स्ट्रेंथ है। बेसिकली जो आपके अपर पोर्शन के मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ है। अगर आप उसमें अपने एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ को, मसल्स को यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी ट्रंक स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ है। स्टैटिक स्ट्रेंथ बेसिकली ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ट्रंक स्ट्रेंथ नहीं भी यूज कर रहे, डायनामिक से आप काम चला सकेंगे, बट दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक स्ट्रेंथ है क्या? स्टैटिक स्ट्रेंथ है जी आपकी एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि आपके बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आपको कर रहा है किसी तरीके से, तो आप उसके अगेंस्ट कितनी स्ट्रेंथ शो करते हैं, ये है आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी जब हम इसको एनालिसिस कर रहे होंगे तो ये किसी की भी स्टैटिक स्ट्रेंथ ये कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम चीज देख रहे हैं वो देखेंगे हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, वो है एबिलिटी टू एक्सपेंड मैक्सिमम ऑफ एनर्जी इन वन और अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट्स। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। इसको अगर आप दूसरे लफ्जों में इस्तेमाल कोई रीफ्रेज करें तो मुझे बताएं कि क्या समझ आ रही है आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ से, कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है। सर मतलब एक्स्ट्रा वर्क, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा है नहीं, बंदा। एक्स्ट्रा वर्क पे नहीं है, वो आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ ही होगी। एक्सप्लोसिव से यार क्या समझ आ रही है? यानी सर आपने तो बताया कि कोई भी जी जी, वर्क करो एक्सट्रीम एनर्जी के साथ, नहीं नहीं, वो मैंने होगी। नहीं जी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि एक्सप्लोसिव में एक्सट्रीम एनर्जी के साथ। मैंने मैक्सिमम एनर्जी का वर्ड यूज बिल्कुल किया है डेफिनेशन में जब मैं आपको बता रहा था, और साथ में मैंने एक्सप्लोसिव का लफ्ज भी यूज किया था। ठीक है, मैंने जो कहा था, मैंने कहा था जी मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, इन अ सीरीज का एक्सप्लोसिव एक्ट्स, जब आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव एक्ट्स के लिए, तो वो आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट नहीं बात। यानी एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव से क्या मतलब समझ आ रहा है यार, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो वरीज अबाउट इट। एक्सप्लोसिव ऐसा होगा जो आपकी सडनली एक सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप किस तरीके से और किस तरह आप एक्ट करेंगे, वो होगा आपका जी आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, यस सर। जी सर। अच्छा जी, और मसलन मैं आपको इसकी तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं। ये टोटल हम फिजिकल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं ना, कि जो हम देखते हैं किसी में भी, इन 9 में से कोई होगी, कोई ज्यादा होगी कोई कम होगी। इसको आप सिंपल वर्क के हवाले से ना ही समझें, आप जनरली देखें चीजें। वो यही हमारी कोशिश है कि हम चीज़ों को जनरली भी देख सकें, ओवरव्यू हम कर सकें। तो इसकी कोई एग्जांपल अगर आप एवरीडे लाइफ में देना चाहें तो। सर इसके
किसी की भी वो दे दें यार, पुशअप्स आ स्ट्रेंथ सकते हैं? फैक्टर्स में से किसी की भी दे दें, वो एग्जांपल हम डिस्कस करके मैंने पानी पीना है, पानी पी के हम फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सर मेरा पुशअप्स आ सकते हैं ना एग्जाम्पल्स में? जी, पुशअप्स। पुशअप्स जो है वो आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ होगी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं होगी। पुशअप आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ में है जी। और कोई एग्जांपल? देखिए यहाँ से डेफिनेशन भी समझने की मदद मिलेगी ना कि डायनामिक स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो पुशअप में आप मस्कुलर स्ट्रेंथ ही यूज कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, या गेन कर रहे होते हैं, तो वो आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ में आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं पानी पी के आ जाऊँ 1 सेकंड के लिए, उसके बाद इसको डिस्कशन कर को कैरी ऑन कर लें। जी जी सर जरूर। जी जी सर, जाएं अब जाएं। अच्छा जी, थैंक्स। नाउ we like to discuss about the any example of any dynamic strength or trunk strength, static strength, explosive strength, ठीक है। इसमें से हम किसी की भी कोई भी एग्जांपल जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप उसमें बताएंगे, आपने पुशअप की हमने एग्जांपल डिस्कस की, उसको हमने कहा कि ये डायनामिक स्ट्रेंथ के अंडर आएगी। और कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं इसमें? दें यार, जनरल बात है, बिल्कुल जनरली इसको लाइट रखें तो सब्जेक्ट समझने में बहुत आसानी होगी। सही है सर जी। सर आपने जैसे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में बोला कि ये मैक्सिमल वो है, मैक्सिमल एनर्जी आप स्ट्रेंथ यूज है, करेंगे बिल्कुल इन अ वन सीरीज टू कंप्लीट दैट एट, यस तो जी। सर इसमें पुशअप्स की में भी तो सर मैक्सिमल फोर्स लग रही है ना सर, नहीं मैक्सिमम नहीं लगती यार, है। बेसिकली मैं आपको बाद में आप समझ रहे हैं। आप जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपकी अनसडन कोई मामला आपका होगा, ठीक है। जब आप देखें जैसे वो सर टास्क पुशअप, पूरा जी, करना होगा आपको। जब मैं आपको सर इसको सर कोई क्लियर, रिसर्च, मुझे सर अगर मतलब अगर बोलने हम दें कोई अभी, रिसर्च करते हैं। अभी आप काइंडली मुझे एक्सप्लेन करने देते हैं। जी 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 सर सर, आप बोलें। जी सर, आप बिल्कुल करें। डायनामिक स्ट्रेंथ में हम पुशअप जब लगा रहे हैं तो हमें पता है कि हमने पुशअप लगाने हैं, ठीक है। हमारा ऑलरेडी एक माइंड सेट है। और पुशअप के लिए आप बिफोर डूइंग गोइंग फॉर पुशअप आप एक सर्टन आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। आप अपनी बॉडी को बता रहे होंगे, आपका माइंड के आपने पुशअप लगाने हैं, ठीक है, आपने ये करना है। तो ये इसलिए आपकी अंडर द डायनामिक स्ट्रेंथ ही आ रही है, ठीक है। अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या होना है कि आपको कोई अचानक इस किस्म का मसला है। मसलन मैं आपको ये कहता हूँ कि जिधर हम बैठे हैं, ठीक है, इधर अभी से फायर होती है, चले, ठीक है, या अभी से कुछ तकलीफ आता है, मैं आप ये एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो आपका एक अननेचुरल रिएक्शन होना है, और आपने वो रिएक्शन करना, वो किसी किसी किस्म का भी कोई हो सकता है, ठीक है। और आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो आप उस वक्त आप कोशिश नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आपकी जितनी एनर्जी होगी, ठीक है, वो सारी यूज हो रही होगी उस पर्टिकुलर एक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। अब वहां पे आपकी मेंटल हेल्थ बड़ी मैटर करेगी कि आप कौन से वाली स्ट्रेंथ आपकी वो डोमिनेट करती है, ठीक है। मसलन एक थीफ आया, ठीक है, बाज लोगों ने देखा, उन्होंने कहा यार भाग लो, ठीक है। अब उनकी वो उस वक्त तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो भाग रहे होंगे, और उनकी जो माइंड में मैसेज दे रहा था वो ये दे रहा था कि आप भाग जाएं तो आप इस मामले को में से बच सकेंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो पूरी एनर्जी वो एक सर्टन काम के लिए उस वक्त लगाई, ठीक है। अनसर्टन कोई मामला हुआ उसके लिए, ठीक है। अब किसी दूसरे को मैसेज किया गया, उसने जो उसकी स्ट्रेंथ ये थी, उसकी स्ट्रेंथ थी बोलने की, ठीक है, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया,
ठीक है, तो उसने अपनी मैक्सिमम एनर्जी एट दैट टाइम अगर आप देख लें तो वो वही उसी का एक काम के ऊपर लग रही होगी। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ तक बात समझ लगेगी आपको? जी जी सर। ये अगर समझ लग गई है जी तो हम आगे जी चले। सर। जी जी सर, समझ आई है। चले, ठीक है। और ये वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको जितना लाइट लेंगे उतनी आसानी के साथ हम समझ सकेंगे। लाइट लेने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी से कोई बात नहीं पूछें, जो चीज़ नहीं समझ आ रही आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड ना रखें तो आसानी रहेगी सभी के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरे में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं जी कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू मूव एंड ट्रंक एंड द बैक मसलर एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, कि आप अपने जो आपके एब्डोमिनल के मसल्स हैं और आपके जो दूसरे मसल्स हैं आप उनको कितना ज्यादा मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम अंडर द हेडिंग ऑफ लेंगे एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी के। ठीक है, मसलन बाज लोग अपनी गर्दन को पूरे जब राइट से लेफ्ट घुमाते हैं तो वो सेंटर स्पाइन तक लेके जा सकते हैं, यानी देख सकते हैं उस वक्त तक। ठीक है, तो ये उनकी एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आप इसके अलावा कोई एग्जांपल देना चाह रहे हैं तो वो बात करें। ठीक है, ये आपकी एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी है। और आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी ये होगी कि अगर आप एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी को बार बार कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी को बार बार कर रहे हैं तो वो आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी किसी की भी, हम जनरल बात कर रहे हैं आपकी मेरी किसी की भी। ठीक है जी, जी यहां तक क्लियर है जी सबको? एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। सर एक दफा रिपीट कर दें इसको। जी मैं रिपीट कर देता हूँ यार, अगर सर पूछना एक है दफा तो। रिपीट कर दें सर। नहीं समझ, मैं बताता हूँ। आपकी जी जी एक्सटेंड सर। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपने आपके मसल्स जो हैं वो कितनी एक्सटेंड तक आपके काम कर सकते हैं। ठीक है, आप में आपके मस्कुलर कितने फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, मसलन इसकी यानी एग्जाम्पल इस तरह आपकी देख सकते हैं। ठीक है, कि आपके अगर बैक मसल्स जो हैं, ठीक है, और आपके जो एपिडोमिनल के मसल्स हैं वो कितनी दूर तक आ, आ, वो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, या इसको मैं इस तरह एग्जांपल इसकी मैंने आपको नेक की एग्जांपल दी, या आप अपने जब शोल्डर के जो आपके मसल्स हैं, ठीक है, आप उनको एक लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाते हुए, ठीक है, कितनी ज्यादा तक आप उसको मूव कर सकते हैं, कितनी दूर तक मूव कर सकते हैं, ये आपकी होगी एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यहां तक ये समझ लग गई है एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जी सर। अच्छा, ठीक है, अब ये जो आपकी एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी को, यही काम आप बार बार कितना कर सकेंगे, ठीक है, और कितनी देर तक कर सकेंगे, ये आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, और जो आर्म वाली मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें आपके बैक मसल्स और आपके जो पेट के मसल्स हैं वो दोनों ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, और आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको तीसरी दफा ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी रिपीटेड है, ठीक है, और रैपिड फ्लेक्सिंग मूवमेंट है आपकी। ठीक है, आप कितने रैपिडली, कितने रिपीटेडली अपने फ्लेक्सिंग मूवमेंट्स करते हैं, दीज आर कॉल्ड द डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद के जो फैक्टर्स हैं वो हैं आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, आपका बैलेंस और आपका स्टेमिना। ठीक है जी,
अच्छा, बॉडी का कोऑर्डिनेशन जी से सर। क्या समझ रहे हैं आप? सर इसमें क्या हो सकता है, क्या एग्जाम्पल हो सकती है इसकी? अच्छा, बॉडी कोऑर्डिनेशन बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट है साइमल्टेनियसली एक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मसलन आपके दिमाग ने आपके किसी भी पार्ट को कोई सर्टन मैसेज सेंड किया, ठीक है, वो किस तरीके से आपस में काम कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मसलन आप या दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि आपके दूसरा पार्ट आपके दिमाग तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये टू वे ट्रैफिक होगी, यानी किसी भी तरीके से। तो ये आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। एग्जांपल इसकी सिंपल ये दे दें कि आपने किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखा, ठीक है, मसलन खाने की कोई बहुत गर्म चीज़ थी, ठीक है, तो जब आपने हाथ लगाया तो आपने ये आपके हाथ ने ये मैसेज दिमाग को सेंड किया कि भाई इसको अभी नहीं खाना क्योंकि जुबान जल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी। ये सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी है आपका बैलेंस है। ठीक है, कि अगर आपको आपकी बॉडी जो है वो अपने बैलेंस में कितना रहती है जब उसको कोई पुल ऑफ कर रहा है। ठीक है, मसलन अगर आपको कोई सिंपल एग्जांपल इस तरह है कि आप जा रहे हैं रास्ते में कोई अन्य वन चीज से आप हिट करते हैं, ठीक है, तो आप लड़खड़ाए तो आपकी बॉडी ने बैलेंस किया या नहीं किया। ठीक है, इसको आप बैलेंस के अंदर देखेंगे। ठीक है, जब ये क्लियर है जी ये। यस सर, क्लियर। और जो लास्ट है वो है आपका स्टेमिना। ठीक है, फिजिकल एबिलिटीज में स्टेमिना आपका है जी एबिलिटी टू कंटिन्यू मैक्सिमम एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग एफर्ट ओवर अ टाइम। ठीक है, कि आप जो है एक काम करते हुए, ठीक है, कितनी ज्यादा देर तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका स्टेमिना है। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। तो जी जी सर, ठीक है। ओके, थैंक्स। तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा? अच्छा, इन एबिलिटीज में ही हम ये देखेंगे जब आप एज अ मैनेजर देख रहे होंगे किसी अपने कुलीग को या किसी अपने जो लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे किसी भी लेवल के ऊपर, जब आप फिजिकल एबिलिटीज का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम मोस्टली इन्हीं में से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर जब हमने जॉब उन्हें देनी है तो फिजिकल एबिलिटीज ये देखते हुए इन चीज़ों को देखते हुए हम एलोकेट करेंगे कि ये वाली जॉब ये पर्सन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। ये फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर ये मैं बात कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है जी। जॉब देते वक्त आप ये देखेंगे कि इसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में कौन से एबिलिटीज ज़्यादा है, फिजिकल एबिलिटीज में कौन सी एबिलिटीज ज़्यादा है, इनका आप मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप डिसाइड करेंगे, फिर आप जॉब की डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। ठीक है, जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब की रिक्वायरमेंट को आप फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के साथ मैच करेंगे। ठीक है, मैच करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि ये वाला काम जो है मेरे इस कुलीग के लिए बेस्ट है, तो वो काम आप उसको एलोकेट करेंगे। इसका समझाने का मतलब ये है आप। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम इसमें नेक्स्ट मूव करें। और यही बेसिकली काम ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एचआर मैनेजर्स हैं वो उनका काम बेसिकली ये है। ठीक है, उन्होंने मैच बनाना होता है जॉब का पर्सन के साथ। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका बेसिक काम ये है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। अगर वो बनाते हैं नहीं बनाते, कितने वो सक्सेसफुल है, वो एक अलग से स्टोरी है, लेकिन है ये स्टोरी जो मैंने आपको बता दी है जो काम करने की। ठीक है जी। जी सर। ओके, थैंक्स। अच्छा, इसमें जो आप हम नेक्स्ट देखें, ठीक है,
तो नेक्स्ट में हमने क्या देख रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरीके से कर रही है। अभी जो एक्चुअली हमारा टॉपिक है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ठीक है। वो इसमें अभी और बात करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ ये डाइवर्सिटी मैनेजमेंट को कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो उससे पहले तक की चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं उनको कोई उसमें कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत है कि नहीं है। अगर है तो बताएं, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। जी सर, क्लियर है सर, ये डाइवर्सिटी में मूव। बिल्कुल ठीक है जी, अगर क्लियर है तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, इम्प्लीमेंटिंग डाइवर्सिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। अच्छा, डाइवर्सिटी को हमने बड़ा डिटेल में देखा है, वो हम सबको पता है वो किस तरह की हो सकती है और वो क्या है, ठीक है जी। इसमें भी कोई मसला तो नहीं है किसी को? नो सर। सर लेकिन सर यहाँ पे एक दफा इसको वो कर दें इसके साथ रिवाइज, ताकि फिर समझ में आ जाएगा सही। जी सर पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सर यहाँ पे एक दफा रिवाइज कर दें इसके साथ, ताकि फिर ये समझ में आ जाएगी पूरी सारी चीज़ें। ये डाइवर्सिटी मुख्तलिफ किस्म की है। जी आपको जी सर। उसमें बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर होगी, ठीक है। और आप की जो है डाइवर्सिटी आपकी होगी दूसरे इसमें अगर हम देखें, मैं आपको ठीक है, ये जो आपके एज, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्स, डिसेबिलिटी, ठीक है, टेन्योर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, इनके बेसिस जी सर। जी ये होंगी डाइवर्सिटी की एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें से हम यानी ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कोई ना कोई चीज़ हर जगह पे होती है, ठीक है। तो इन्हीं की बुनियाद के ऊपर डाइवर्सिटी होगी। अब डाइवर्सिटी हमने दो किस्म की देखी थी, एक लेवल सरफेस लेवल की डाइवर्सिटी थी, एक थी डीप लेवल की डाइवर्सिटी, ठीक है जी। सरफेस लेवल की डाइवर्सिटी इन बेसिस के ऊपर थी, ठीक है। डीप लेवल की डाइवर्सिटी क्या थी जी, बताएं। डीप लेवल की डाइवर्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डीप लेवल की डाइवर्सिटी ये थी कि आपने किस जो है मसलन एक यंग 18 साल का एक लड़का है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक 40 साल का काम कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक 60-70 साल का वो काम कर रहा है, ठीक है। अब जो 18 साल वाले के मामलात हैं, ठीक है, वो 40 साल वाले के नहीं है, ठीक है। मसलन जो 40 साल वाला है उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, उसके लिए अपनी फैमिली ज़रूरी होगी, उसके लिए इनकम ज़रूरी होगी, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो जो है अपने बच्चों को टाइम दे सके, ठीक है। अब 18 साल वाले के लिए क्या ज़रूरी होगा कि वो लाइकी को यूज़ करे, ठीक है। उसे किसी पैसे खर्च करने के लिए कोई कुलीग चाहिए, ठीक है। उसके लिए गाड़ी होनी ज़रूरी होगी, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये है डीप लेवल की डाइवर्सिटी, ठीक है। ये यहाँ तक ये मामला समझ रहे हैं आप? जी सर। और जो अब 18 साल की एक 18 साल का है, एक 40 साल का है, उनमें जो उम्र की डाइवर्सिटी आ रही है वो सरफेस लेवल की डाइवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी समझने की ये बात है कि अगर 18 साल वाले ने ही 18 साल की उम्र में से पहले 16 साल की उम्र में शादी कर ली है, उसका भी एक बच्चा है, ठीक है। अब उसके भी उसी तरह के मामला हैं जो 40 साल वाले के, तो फिर डाइवर्सिटी को हम कवर अप कर सकें, ठीक है जी। तो ये डाइवर्सिटी समझ लगे कि किस तरह की हो सकती है।
जी सर जी। चलो जी, Yes, बड़ी sir. मेहरबानी अगर समझ लागी है ना। अच्छा, बेसिकली अब जो हम काम कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा, वो ये है कि हमने डाइवर्सिटी मैनेजमेंट किस तरह करनी है बेसिकली। ठीक है, कि डाइवर्सिटी जैसे मैंने बताया बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम पाकिस्तान में वो शायद सारे मामला उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हम बड़े कंजर्वेटिव सोसाइटी में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप अट्रैक्ट करें, सेलेक्ट करें, डेवलप करें, रिटेन करें, आपकी डाइवर्सिटी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल इसके स्टेप है। अब अट्रैक्ट से क्या आपको समझ आ रही है कि अट्रैक्ट आप क्या कर रहे हैं, किस तरह आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है कि हमें पता हो कि हमने मैनेज कैसे करनी है चीजें। ठीक है, अब आपने जो है अगर ये ड्यूरिंग डिस्कशन टॉपिक फिनिश, मीटिंग का टाइम फिनिश होता है, तो रीज्वाइन कर ले, उन्हीं की अटेंडेंस में कंसिडर करूंगा। अभी आप मुझे ये बताएंगे अट्रैक्ट जो है इससे क्या आप समझते हैं, अट्रैक्ट क्या है? आप एक सर्टन, मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ उसका, कि आपने कोई डाइवर्सिटी का कोई एक पहलू जो है, किसी भी किस्म की कोई डाइवर्सिटी आ रही है मसलन, ठीक है, ये डाइवर्सिटी है कि विमेंस और मेंस की डाइवर्सिटी है किसी एक जगह के ऊपर। ठीक है, तो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं विमेंस को। ठीक है, मैं सपोज कह रहा हूँ कि आप उन्हें एम्पावर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उन्हें किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो आपने मसलन कुछ सर्टन अट्रैक्शन रखनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लोग ज्यादा अप्लाई करें जिनके लिए आप काम करना चाह रहे हैं, बेसिकली जिनकी डाइवर्सिटी मैनेजमेंट आप करना चाह रहे हैं। मसलन आप एज एन मालिक हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और आप ये देखते हैं कि आप इलाके में औरतें बहुत गरीब हैं और उनके हालात बहुत और तरह के हैं। ठीक है, तो आप उनको बेसिकली हेल्प आउट करना चाह रहे हैं इस मसले में, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप डाइवर्सिटी को मैनेज इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, उन लोगों को जिनको आप हेल्प आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मसलन आप विमेंस को हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, कोई पैकेज ऐसा देंगे। ठीक है, मसलन आप क्या पैकेज दे सकेंगे? आप कहते हैं कि जी जैसे पाकिस्तान में इंटरलूप ने, मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट दे हैव डन अ रियली गुड इनिशिएटिव, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर देम। ठीक है, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि जी हम जो हमारी फीमेल स्टाफ होगा, हम उनकी शादी के एक्सपेंसेस हम बियर करेंगे। ठीक है, लड़कियों की शादी का एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी बियर कर रही है। अब उन्होंने ये अट्रैक्शन उन्हें दे दी। ठीक है, तो अब इस अट्रैक्शन की वजह से वो वो जो फीमेल हैं वो काम करेगी। ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया। ठीक है, तो लोग इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये इस तरह का आप कोई भी एक काम सर्टन एरियाज में अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ दैट कंट्री, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट कंट्री, उसी में रहते हुए आप कर देंगे। ठीक है, तो वो आप ये जेहन में रखेंगे, ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज मामला बड़े मुश्किल हो जाते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इन चीजों को देखते हुए आप कोई अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये समझ लग रही है ये बात, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि डाइवर्सिटी के मैनेज करने से सबसे पहले काम आपने ये करना है कि जिन लोगों के लिए आप काम करना चाह रहे हैं उन्हें आप अट्रैक्शन दें। सबसे पहला काम तो ये है आपका करने का, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये बात Yes, समझ sir. लग गई आपको? जी सर. अगर ये समझ लग अट्रैक्ट. गई है बात, जी जी करें बात। जी सर, पता लग सही सही बोल रहे हैं सर। अब सर इसमें ये भी ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर जैसे कंपनी को नीड है सर यंग एम्प्लॉयज़ की, तो वो सर उन्हीं पे फोकस करेगी, बजाय के वो ओल्ड एज एम्प्लॉय को ले पहले वो, क्योंकि उसको अगर किसी को उनका जो प्रोडक्शन उनको करनी है ज़्यादा, तो वो यंग एम्प्लॉयज़ को पहले प्रीफर करेगी एज कम्पेयर टू ओल्ड एम्प्लॉयज़ के, तो उन पे वो फोकस करेगी ज़्यादा। तो सर सही। इसका बात यही है सर, जिसको मतलब आप आपको जैसे जिस भी पर्सन पे या जिस भी चीज़ पे आपको काम करना है, सबसे पहले आपको उस पे मेन फोकस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही है, जिन लोगों को आप हेल्प आउट करना चाह रहे होंगे,
आप उसके ऊपर फोकस फर्स्ट करेंगे। ठीक है जी। और जब आप फोकस कर लेंगे तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली एक पॉलिसी बनाएंगे उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए।